नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ने 1,30,000 की वैकेंसी निकाली, जिसमें सबसे अधिक मौका जो है वो आपको ग्रुप डी वालों को दिया गया है। मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा 1,00,000 की वैकेंसी निकाली गई है और सारे के सारे लेवल 1 पोस्ट के हैं। तो इस बार फिर से ग्रुप डी वालों को इतना बड़ा मौका दिया गया है कि आपको ये मौका हाथ से नहीं हटाना है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो मतलब स्पेशली जो है वो आरआरसी का बनाया हूँ। मतलब जो ग्रुप डी पोस्ट है उसके लिए बनाया हूँ, मैं आरआरबी वालों के लिए नहीं बनाया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि वैसे बच्चे जो आरआरबी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो ये वीडियो देखें और कंफ्यूज हो। तो वैसे ही बच्चे इस वीडियो को देखें जिसको कि आरआरसी का फॉर्म फिलअप करना है, ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर जो है फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना हो फॉर्म फिलअप करने में। तो जो आरआरसी के बच्चे हैं उनके मन में पहला सवाल ये चल रहा है कि सर प्रीलिम एंड मेंस का क्या फंडा है, सर मेंस होगा क्या। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दूं कि आपका जो मेंस का जो एग्जाम है वो आपका मेंस का एग्जाम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। तो जो आरआरबी के बच्चे हैं जो कि एनटीपीसी या फिर पैरामेडिकल या फिर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में जो एग्जाम देने वाले हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट का कोई चांस ही नहीं है। तो उनको सिर्फ 3 एग्जाम देने हैं। पहला एग्जाम जो है आपका होगा सीबीटी, और दूसरा एग्जाम होगा आपका पीईटी, तीसरा एग्जाम होगा मेडिकल। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका जनरल प्रोसेस है, वो सब में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि सर नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर भी आपकी 1/3 होगी, जिस तरह की आपका पिछले बार था। तो आपको इस बार आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने जो गलतियां पिछले बार की थी उसका खामियाजा अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो इस बार आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसको कि आपको आता है, चाहे आपको 40 मार्क ही क्यों ना मिल रहा हो, क्योंकि इस बार फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मैं आपको क्लियर कट बोल दूं कि नॉर्मलाइजेशन इस बार भी आपका होगा। तो अगर आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि फुल मार्क्स सर कितना रहेगा। अगर सीबीटी आपका एग्जाम होता है तो फुल मार्क्स कितना रहेगा, तो ये हम आपको आगे बताते हैं। एग्जाम डेट क्या होगा इसका भी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन, जितने भी डेट्स हैं मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। आपका सिलेबस क्या रहेगा, और इस बार सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है कि सर वेटिंग लिस्ट इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें होगा या नहीं होगा। क्योंकि पिछले बार जो वेटिंग लिस्ट था वो आपका 50% कर दिया गया था, तो काफी हद तक बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और इस बार चूंकि 1,00,000 की वैकेंसी है और इसमें अगर 50% वेटिंग लिस्ट कर देता है तो इनडायरेक्टली वो 1,50,000 की वैकेंसी हो जाएगी। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और कह रहा है क्या कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे आपके पीईटी के लिए। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस आते हैं आप सारे वीडियोस को देखेंगे। मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, मैं किसी भी तरह से फेक आपको नहीं बताता हूँ। चलिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कुछ डेट्स के बारे में। तो आरआरसी CEN 1 का जो डेट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें सबसे पहले आता है कि सर ऑफिशियल एडवर्टाइज कब आएगा। तो ये सारे बच्चों को पता है कि ऑफिशियल एडवर्टाइज जो है आपका वो 12 मार्च को आएगा, और ये आपके रात में ही आ जाएगी। मतलब बहुत ही अर्ली सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आपका 12 मार्च से स्टार्ट कर लिया जाएगा, और 12 मार्च से स्टार्ट करने के बाद मतलब जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा आपका सुबह के 10 बजे। 10 बजे से आप जो है आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन डाल सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 13 अप्रैल तक दिया गया है। पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, और ये 11:59 में जो है रात में वो बंद हो जाएगा। अब बात होती है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो होगा 1 और 2 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जाम, मतलब आपका जो एग्जाम डेट होगा उसके ठीक 1 या 2 सप्ताह पहले, जो जिस तरह से इस बार हुआ था। और एक बात को समझ में आती है कि सर इस बार जो डेट ऑफ एग्जाम होगा वो क्या होगा। तो पिछले बार भी अगर आप देखोगे तो सितंबर में एग्जाम हुआ था, और पिछले बार भी फॉर्म फिलअप जो हुआ था वो आपका फरवरी मार्च में ही फॉर्म फिलअप हुआ था। तो इस बार भी आप कंफर्म रहो कि आपका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 4 से 5 महीने आपके हाथ में रहेंगे, आपको उसमें कंप्लीट अपना पढ़ाई भी आपको करना है। तो एडमिट कार्ड भी आपको उसी तरह से, जो आपका पिछली तरह का फॉर्मेट है उसी तरह से आपको मिल जाएगा, 1 या 2 सप्ताह पहले आपके एग्जाम डेट से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सर जो सिलेबस है वो कितना रहेगा, और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले बार की तरह इस बार भी आपका जो पार्ट ए पार्ट बी 4 पार्ट में आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और चारों पार्ट के क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स जो रहेगा वो सबसे अहम रोल प्ले करेगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन रहेगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं,
मैक्सिमम बच्चों को मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि उनको 25 से 25 क्वेश्चन बनाने का पूरा मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो 25 क्वेश्चन बना पाए हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर 25 क्वेश्चंस बच्चे आराम से बना सकते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि सर अगर मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, क्योंकि जनरली बच्चे सारे बच्चे इस चीज को पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो 50 मार्क्स तो उनका ऐसे ही हो गया। रही बात जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की, तो ये जो 50 क्वेश्चन है, मैं 50 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपसे जो बन पाता हो, चाहे जनरल साइंस का हो या जनरल अवेयरनेस का हो, जो आपसे बन पाता है, जो आपको पता है कि इसका कंफर्म आंसर है, आप उसे ही बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं रहेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी आपको जो है 90 मिनट्स दिया जाएगा। 90 मिनट्स मतलब हो गया 1.5 घंटा का समय आपको यहाँ भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एक डाउट होता है कि सर इस बार जो आपका जो लिमिट है, एज लिमिट, वो क्या दिया गया है? तो इस बार का एज लिमिट आपका दिया गया है 18 टू 33 ईयर्स, जो पिछली बार था। लेकिन कौन कौन से बच्चे इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका अगर 2 जुलाई 1986 अगर इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मतलब 1 जुलाई भी जिनका है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और जिनका ओबीसी कैंडिडेट है, तो ओबीसी कैंडिडेट 2/7/1983 मतलब 2 जुलाई 1983 के अगर पहले के जन्म के हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि 18 से 33 साल जो है वो जनरल वाले को दिया गया है। मतलब अगर हम 2019 में काउंट करें, क्योंकि आपका जो डेट काउंट होगा वो आपका 1 जुलाई 2019 से काउंट होगा, तो जो आपके 86 के कैंडिडेट है उनका 2019 तक में 33 ईयर्स हो जाता है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 33 ईयर्स आपका दिया गया है। मतलब 2 जुलाई 1986 के पहले के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओबीसी वाले को चूंकि 3 साल का जो है उनका रिलैक्सेशन रहता है, इसीलिए वो 36 एज तक जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसीलिए उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1983 तक जा रहा है। जो SC/ST कैंडिडेट है उनका 5 साल का है, तो जो 5 साल के हैं उनको 38 ईयर्स हो गया टोटल, इसलिए वो 1981 मतलब 2 जुलाई 1981 के बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और जो लोअर लिमिट है वो आपका 1 जुलाई 2001 है, क्योंकि कम से कम 18 साल तो आपका होना ही चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और इंक्लूड कर दिया हूँ कि जो फीस है, फीस क्या है? तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 500 पे करना है, जिसमें से अगर आप एग्जाम में अपियर होते हो तो आपका 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बोले जनरल कैंडिडेट की तो 100 रुपया पड़ेंगे। सेम आपका ओबीसी कैंडिडेट का भी है, 500 आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे देना है। अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका 400 रुपीज जो है वो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ भी आपके 100 रुपया लगेंगे। जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 250 रुपया फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे देना है। अगर वो एग्जाम अपेयर करता है तो उनका टोटल पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब SC/ST कैंडिडेट के लिए 0 पैसा लगेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जैसे कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको इससे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि इस बार भी काफी ज्यादा शिफ्ट में होंगे। 135 शिफ्ट में इस बार एग्जाम हुआ था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो 2019 में जो एग्जाम होंगे उसमें उससे भी ज्यादा शिफ्ट रहेंगे और काफी ज्यादा लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। सर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा? तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, तो बच के रहना नेगेटिव मार्किंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन पीईटी। पीईटी में कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? तो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट पे मैंने देखा, पीईटी में 2 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? तो आपका सितंबर से एग्जाम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पे इसको नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में खत्म करना है। मतलब 2020 के अप्रैल में खत्म करना है, और 2020 के अप्रैल में फिर से 1,20,000 की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसलिए आप कंफर्म रहो कि आपका जो एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा। परसेंटेज ऑफ वेटिंग लिस्ट, इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो मैं आपको भ्रम में नहीं रखूंगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। वो आपको मतलब 12 मार्च को ही पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट में अगर कुछ देना है या नहीं देना है। मेरे ख्याल से नहीं देगा, वेटिंग लिस्ट में नहीं देगा, क्योंकि अगले साल वो फिर से वैकेंसी निकाल रहा है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सर टाइपिंग टेस्ट, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चूंकि आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मतलब आप RRC का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इसलिए आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके किसी दोस्त के काम आ जाए तो आप इसे वहां तक फॉरवर्ड करेंगे और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। थैंक यू।